पहली छठ। नम्रता, अब मुझ में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। अगर एक कदम मैंने और बढ़ाया तो यहीं गिर जाऊंगी। बस थोड़ी हिम्मत कर लो, घर आ ही गया। अनीता और नम्रता के शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह दोनों ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। दोनों छठ पूजा के दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर बड़ी मुश्किल से अपने घर आ पाती हैं। दोनों के हाथ पैरों में इतना दर्द होता है कि वह दरवाजे पर ही पूजा का सारा सामान छोड़कर सोफे पर बैठ जाती हैं कि तभी उन दोनों के पति अनुराग और प्रीतम आते हैं। अनुराग, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तुम जरा वो पूजा का सामान लाकर यहाँ रख दो। अनीता, तुमने सारा काम तो घर के नौकरे से करवाया है, तो तुम थक कैसे गई? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं। जाओ, जाकर खुद सामान उठा कर ले आओ। मुंह बनाकर प्रीतम अपने भाई अनुराग के साथ वहां से चला जाता है कि तभी अनीता और नम्रता की सास शारदा आती है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? अचानक से सोफा क्यों पकड़ लिया? पता नहीं माँ जी, जब से सूर्यदेव को अर्घ देकर निकले हैं पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। माँ जी, ये लोग तो चले गए, कम से कम आप ये पूजा का सामान अंदर रख दीजिए और हमारे हाथ पैर दबा दीजिए। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे हाथ पैर दबाऊं? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं हो। अरे तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती है मुझसे ये कहते हुए? मेरी मति मारी गई थी कि मैं तुम जैसी बदतमीज लड़कियों को अपने घर की बहू बना कर ले आई। अपनी दोनों बहुओं को सुनाकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है और दर्द से नम्रता अनीता बुरी तरह से करहा रही होती है कि तभी बाकी की तीनों बहू शालिनी, तारा और माया भी पूजा करके घर आ जाती हैं और दरवाजे पर पूजा का सामान देख तीनों बहू मिलकर उस पूजा के सामान को अंदर ले जाती हैं और नम्रता और अनीता के पास जाती हैं। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, जैसे हम लोग घर से निकले तो अचानक हमारे हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गया। आप लोग रुकिए, मैं अभी आती हूँ। शालिनी अपने कमरे से एक तेल की बोतल लेकर आती है और तीनों बहू मिलकर अनीता और नम्रता के हाथ पैरों की मालिश करती हैं। इस तेल से थोड़ी जलन होगी, लेकिन थोड़ी देर में आपके हाथ पैरों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। ये तीनों कितनी अच्छी हैं। हमने उनके साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों को हमारा कितना ख्याल है। सभी लोग पूजा कर घर में जाकर आराम कर रहे हैं और ये तीनों हमारी सेवा कर रही हैं। इन तीनों को पहचानने में हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इन पांचों में इतना प्यार होने के बावजूद भी आखिरकार अनीता अपने मन में ये क्यों कह रही थी कि उसने इन तीनों के साथ बुरा किया, और आखिरकार नम्रता और अनीता ने इन तीनों के साथ ऐसा क्या किया था, और खुद नम्रता और अनीता के साथ ऐसा क्या हुआ था जो छठ पूजा करने के बाद उनके शरीर में इतना दर्द हो रहा था। इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। अरे अनीता, नम्रता बहू, सुबह से तुम दोनों कहाँ गई हुई थी? और ये इतनी सारी शॉपिंग किस लिए? किसी शादी में जाना है क्या तुम दोनों को? माँ जी, आपको याद नहीं, अगले हफ्ते छठ पूजा है, हम उसी की शॉपिंग के लिए तो गए थे। साथ ही साथ हमने पार्लर से फेशियल ब्लीच भी करवा लिया। शादी के बाद ये हमारी पहली छठ पूजा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी छठ पूजा में किसी भी चीज की कोई कमी हो। हम बड़ी धूमधाम से ये छठ पूजा करना चाहते हैं। लेकिन माँ जी, एक प्रॉब्लम है। आप तो जानती हैं कि हम दोनों कितने अमीर घर से हैं और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम बिना कोई गलती करे और बिना किसी चीज की कमी के छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों तो कितनी गरीब घर से हैं। हमारे साथ साथ ये तीनों भी छठ पूजा का व्रत रखेंगी, लेकिन इनके पास तो छठ पूजा मनाने के लिए थोड़े बहुत भी पैसे नहीं है। अगर इन्होंने छठ पूजा के व्रत में कोई गलती की तो इनकी गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक छठ पूजा खत्म नहीं हो जाती तब तक ये दोनों इस घर में ना रहकर घर के पीछे जो झोपड़ी बनी हुई है उसमें रहकर छठ पूजा का व्रत मनाए। वैसे कह तो तुम दोनों सही रही हो। अगर छठ पूजा के व्रत में कोई भी गलती हुई तो हम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। तारा, माया और शालिनी बहू, अपना सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहने के लिए चली जा, और जब तक छठ पूजा खत्म नहीं होती तब तक वहीं रहना। ठीक है माँ जी। जहाँ अनीता और नम्रता अमीर घर से होने के साथ साथ काफी ज्यादा घमंडी और चालाक थी, वहीं शालिनी, माया और तारा गरीब घर से होने की वजह से काफी ज्यादा भोली भाली और मासूम थी। इसलिए वो अपनी सास से कोई सवाल नहीं करती और तीनों अपना सामान पैक कर अपने घर के पीछे बनी झोपड़ी में रहने के लिए चली जाती हैं। पूरी झोपड़ी मकड़ी के जालों और धूल से भरी हुई थी, जिसे देख ये झोपड़ी तो बहुत ज्यादा गंदी है।
इसे साफ करने में तो काफी समय लग जाएगा। छठ पूजा में भी सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तीनों बहुएं अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध देती हैं और झाड़ू उठाकर पूरी झोपड़ी की अच्छे तरीके से सफाई करने में लग जाती हैं। शाम तक तीनों बहुएं झोपड़ी की अच्छे से सफाई कर आंगन की धुलाई कर देती हैं और छठ पूजा का प्रसाद बनाने के लिए एक अच्छा सा मिट्टी का चूल्हा भी बना देती हैं। चलो आखिरकार सफाई का काम तो निपटा, अब जाकर नहा लेते हैं। तीनों गरीब बहुएं नहाने के लिए चली जाती हैं कि तभी वहां दोनों अमीर बहुएं आती हैं। हमें तो लग रहा था कि इन्हें घर की सफाई करने में ही 2 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इन्होंने 1 दिन में ही घर की सफाई कर ली और प्रसाद के लिए चूल्हा भी बना लिया। दोनों अमीर बहुएं अपनी जलन के चलते मिट्टी का चूल्हा तोड़ देती हैं और सड़क से कचरा उठाकर पूरे घर में कचरा फैला देती हैं। तीनों गरीब बहुओं ने प्रसाद के लिए जो राशन रखा था उसे भी वो गिरा देती हैं और वहां से चली जाती हैं। तीनों बहुएं जैसे ही नहा कर आती हैं तो ये सब देखकर काफी हैरान होती हैं। ये हमारे मिट्टी का चूल्हा किसने तोड़ा और सारा राशन भी बिखरा हुआ है। इतनी मुश्किल से हमने घर की सफाई की थी, लेकिन देखो फिर से घर पहले जैसा हो गया। आखिरकार ये सब हुआ कैसे, किसने किया ये? तीनों गरीब बहुएं अब दोबारा से मिट्टी का चूल्हा बनाती और सारे घर की सफाई करती हैं। मेरे पास ये चांदी के पायल हैं, इन्हें हम गिरवी रख देते हैं। इसे गिरवी रखने पर जो पैसे मिलेंगे उससे हम प्रसाद बनाने का राशन तो ले ही आएंगे। शालिनी अपनी पायल गिरवी रख मिले हुए पैसों से प्रसाद बनाने का राशन ले आती है और अब तीनों बहुएं मिलकर सारा प्रसाद तैयार करती हैं। 2 दिन गुजरते हैं और आज छठ पूजा का पहला दिन होता है। दोनों अमीर बहुएं नई साड़ी पहनकर पूरा 16 श्रृंगार करती हैं और पूजा का सारा सामान नौकरों को पकड़वाते हुए घाट पर जाती हैं। वहीं तीनों गरीब बहुएं सादी सी लाल साड़ी पहने और लंबा सिंदूर लगाकर घाट पर जाती हैं और नहाए खाए की रस्म को पूरा करती हैं। वो देखो देखो कौन आया घाट पर पूजा करने के लिए। इन घाट वालों ने क्या भिखारी को भी घाट पर आना अलाउड कर दिया? अरे जरा इनकी साड़ियों और इनका पूजा का सामान तो देखो, औकात होती नहीं आ जाते हैं व्रत रखकर पूजा करने। अनीता नम्रता की ऐसी बातें सुन तीनों गरीब बहुओं को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों उनसे कुछ नहीं कहती और पूजा करके चली जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और छठ पूजा का तीसरा दिन होता है। अरे अनीता, तुम्हारे हाथ में छोटी छोटी कील और कांच की टुकड़ी कैसे हैं? देखते जाओ अब मैं इनका क्या करती हूँ। अनीता झोपड़ी के बाहर उन कांच के टुकड़ों और कील को जमीन पर फेंक देती है, जिसके चलते तीनों गरीब बहुएं जैसे ही अपनी झोपड़ी के बाहर निकलती हैं तो वो उनके पैरों में चुभती हैं और सबके पैरों से काफी खून निकलने लगता है। ओहो, कांच के टुकड़े और कील यहाँ कैसे आई? छठी मैया, थोड़ी देर में बस सूर्य अस्त होने वाला है, हमें जल्द से जल्द पूजा करने के लिए घाट पर पहुंचना होगा। तीनों गरीब बहुएं लंगड़ाते हुए घाट पर पहुंचती हैं और डूबते हुए सूरज को पानी का अर्घ देकर वापस घर की तरफ लौट रही होती हैं। ये सब देख अनीता और नम्रता मन ही मन खुश होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिलता है। ऐसा ही अब इन दोनों के साथ होने वाला था। बस बहुत हुआ अनीता और नम्रता, अब तुम दोनों को तुम्हारे इस कर्म की सजा जरूर मिलेगी। छठी मैया के प्रकोप से ही अनीता और नम्रता को ये दर्द हो रहा था। शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन उन दोनों का दर्द खत्म नहीं होता। लगता है हमारा छठ पूजा का व्रत पूरा नहीं हो पाएगा, हम घाट पर नहीं जा सकेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम तीनों हैं ना, हम तीनों तुम दोनों को छठ पूजा के लिए घाट पर ले जाएंगे। तीनों गरीब बहुएं अमीर बहुओं को पकड़ते हुए घाट पर ले जाती हैं और अपने हाथों से उनकी छठ पूजा करवाती हैं, जिसे देख नम्रता अनीता को अपनी की हुई गलती का एहसास होता है। शालिनी, माया, तारा, हम दोनों को माफ कर दो। उस दिन हमने ही प्रसाद का राशन गिराकर तुम्हारा मिट्टी का चूल्हा तोड़ा था और गंदगी भी हमने ही की थी। वो कील और कांच के टुकड़े भी हमने ही तुम्हारे रास्ते में बिछाए थे ताकि तुम छठ पूजा का व्रत ना कर पाओ। लेकिन तुम तीनों का इतना प्यार और अच्छा मन देखकर खुद पर हम बहुत शर्मिंदा हो रही हैं। हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। आप लोगों के मन में जो जलन और खोट था वो इस व्रत के साथ ही खत्म हो गया। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। उन तीनों गरीब बहुओं के नम्रता और अनीता को माफ करते ही उनके शरीर में हो रहा असहनीय दर्द भी खत्म हो जाता है, जिससे वो दोनों समझ जाती हैं कि ये सब उनके साथ छठी मैया ने ही किया था। अब पांचों बहुएं अपनी छठ पूजा के व्रत को संपन्न कर अब पांचों बहुएं एक साथ हंसी खुशी रहती हैं और हर साल साथ में मिलजुल कर छठ पूजा का व्रत मनाती हैं। कहते हैं ना, छठी मैया हमेशा अपने भक्तों के साथ इंसाफ करती हैं, जैसा कि उन्होंने हमारी कहानी की इन 3 गरीब बहुओं के साथ किया और अमीर बहू को उनके कर्मों के अनुसार सजा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आज तो कुछ ज्यादा ही थकान लग रही है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ऐसी हालत में इतनी थकान ठीक नहीं होती। 7 महीने की गर्भवती रागिनी घर का सारा काम खत्म करके कमरे में आराम करने के लिए जा रही होती है कि तभी रागिनी की सास पार्वती हाथों में ढेर सारी फ्रूट्स की पन्नियों को लेकर आती है। अरे ओ काली कलूटन, कहाँ जा रही है अपने कमरे में? इन फलों को अच्छे से धोकर काट दे और ले जाकर मोनिका बहू को दिया। माँ जी, सुबह से बड़ी थकान हो रही है, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। आज आप मोनिका के लिए फल काट दीजिए। दुनिया में एक तू ही पहली औरत नहीं है जो किसी बच्चे को जन्म देने जा रही है। हर औरत बच्चे को जन्म देती है, लेकिन तेरी तरह कोई ड्रामा नहीं करती, समझी? पार्वती रागिनी को फलों की पन्नी थमाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद रागिनी किचन में जाती है और मोनिका के लिए फल काटने लगती है। भगवान, ये तेरी बनाई हुई कैसी दुनिया है जिसमें सिर्फ रंग के नाम पर लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है। मैं काली हूँ इसलिए माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वही मोनिका गोरी है तो माँ जी उस पर अपना कितना प्यार लुटाती हैं। रागिनी रोते रोते सारे फलों को काटती है और मोनिका के कमरे में चली जाती है, जहां मोनिका मस्त बेड पर लेटी हुई एसी की ठंडी ठंडी हवा में फोन चला रही होती है। मोनिका, ये लो, माँ जी ने तुम्हारे लिए फल भिजवाए हैं। हाँ तो बता क्या रही हो, चुपचाप से यहाँ रख दो और जाओ यहाँ से। अपनी सास की वजह से मोनिका भी रागिनी के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, जिससे उसे काफी दुख होता है। रागिनी का पति विशाल अक्सर काम के चलते शहर से बाहर रहता था, इसलिए बेचारी रागिनी अपने पति से भी कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। ये ले मोनिका बहू, आज मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद बादाम का हलवा बनाया है और साथ में ये आलू वाली कचौरी भी। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दीजिए। तेरे हाथ पैर नहीं है क्या जो मैं तुझे खाना दूं? 2 दिन पुरानी सूखी रोटी रखी हुई है किचन में, जाकर उसी को खा ले। बेचारी रागिनी किचन में जाती है और ऐसी हालत में भी पानी के साथ सूखी रोटी खाने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब दोनों काली गोरी बहू की डिलीवरी का समय आ जाता है, जहां मोनिका बिल्कुल अपनी तरह गोरी बेटी को जन्म देती है, वहीं रागिनी अपनी तरह एक काली बेटी को जन्म देती है। कितनी गोरी है मेरी पोती, कहीं इसे मेरी ही नजर ना लग जाए। जल्दी से इसे काला टीका लगा देती हूँ। अरे माँ जी, जब रागिनी ने इतना बड़ा काला टीका पैदा किया है तो क्या जरूरत है, इसकी बेटी रहेगी ना जिंदगी भर मेरी बेटी का काला टीका बनकर। एक माँ अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन वहीं बेचारी इस माँ को ना जाने कितना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। 2 पोतियां होने के बावजूद भी पार्वती सिर्फ अपनी गोरी बहू की गोरी बेटी को ही प्यार करती थी। हे भगवान, ये शैतान को तूने धरती पर भेज दिया, जब देखो रोती रहती है। बेचारी मेरी गोरी पोती की नींद भी इसने रो रो कर खराब कर दी। पार्वती सोफे पर बैठकर गोद में अपनी गोरी पोती को खिला रही होती है, वहीं सोफे के कोने पर काली बहू की बेटी बहुत देर से रो रही होती है। वो बच्ची रोते रोते गिरने वाली होती है कि तभी रागिनी आकर अपनी बेटी को गिरने से बचा लेती है। अरे माँ जी, प्यार न सही, कम से कम आपके दिल में इंसानियत तो हो। मेरी बच्ची कितनी छोटी है, अगर वो सोफे से गिर जाती तो क्या होता, मर जाती? तेरा क्या है, कल को फिर से एक और बेटी को जन्म दे देती। इस काली कलूटन के लिए मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है और मोनिका की नफरत भी दुगनी उसके काली बेटी के लिए बढ़ती जाती है, लेकिन वहीं रागिनी की बेटी किंजल और मोनिका की बेटी परी, इन दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा प्यार होता है। दादी माँ मैं आ गई। दादी माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। आज तो मैंने अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ स्पेशल बनाया है, तुम जल्दी से ड्रेस चेंज करके आ जाओ, मैं अभी डाइनिंग टेबल पर खाना निकाल कर रखती हूँ। परी किंजल दोनों ही ड्रेस चेंज करके आती हैं, लेकिन पार्वती सिर्फ परी को अपने हाथों से बनाए हुए नूडल्स खिला रही होती है। दादी माँ, ये नूडल्स बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, ये लो किंजल तुम भी खाओ। नहीं परी बेटा, ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए है, ना कि इस काली बिलौटन के लिए। देख कैसे नजर लगाकर खड़ी हुई है तेरे खाने पर। दादी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तू और तेरी माँ है ही इसी के लायक। पहले वो मेरी गोरी बहू के खाने पर नजर लगाती थी और अब तू चल जाए यहाँ से। पार्वती किंजल को डांट कर भगा देती है, जिससे किंजल अपनी माँ के पास आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुन रागिनी अपनी बेटी किंजल को चुप करवाती है और उसे रात की बासी सूखी रोटी चटनी के साथ खिलाने लगती है। माँ, मुझे हर रोज ये सूखी बासी रोटी क्यों खानी पड़ती है? परी को तो हर दिन कितना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है, कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, कभी बर्गर तो कभी पिज्जा। आप मुझे ये सब क्यों नहीं देती हो? देना तो मैं भी
तुझे बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, तेरी माँ बहुत मजबूर है बेटा, अपनी माँ को माफ कर देना। बेचारी रागिनी कैसे समझाती है अपनी बेटी को कि क्यों उसे सूखी रोटी खाने को दी जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, परी बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए पनीर के पराठे बनाए हैं, चलो जल्दी से इसे खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। ठीक है। मोनिका के वहां से जाते ही परी पनीर का पराठा उठाती है और सीधा किंजल के पास चली जाती है। तुम्हें पनीर के पराठे पसंद है ना, ये लो। अरे वाह, पनीर के पराठे। पता है मेरा कब से पनीर के पराठे खाने का मन कर रहा था। रोज रोज सूखी रोटी खाकर तो मेरी भूख मरने लगी थी। किंजल परी के दिए हुए पनीर के पराठे को खाने ही वाली होती है कि तभी मोनिका वहां गुस्से में आती है और किंजल से पनीर का पराठा लेकर उसे जमीन पर जोर से धक्का दे देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पनीर के पराठे खाने की, चोर कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे चोरी करते हुए। किंजल ने कोई चोरी नहीं की, बल्कि पनीर के पराठे तो मैंने ही इसे दिया था। मोनिका के चिल्लाने की आवाज सुन रागिनी भी वहां आ जाती है और अपनी बेटी को जमीन पर गिरा देख जल्दी से उसे उठाने लगती है। हाँ हाँ, उठा ले अपनी झूठी बेटी को, रंग के साथ साथ इसकी नीयत भी काली है, जब देखो मेरी बेटी के अच्छे खाने पर नजर डालती रहती है। मोनिका और पार्वती दोनों सास बहू मिलकर ये सब कुछ जानबूझकर करती हैं और अब तो वो लोग रागिनी की बेटी को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उसके सामने परी को अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं। परी बेटा, तुम्हें चीज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज पसंद है ना, ये लो आज मैंने खुद अपने हाथों से बनाया ये सब। मेरा ये सब कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मुझे बस रोटी सब्जी खानी है। इतने दिनों से आप लोग मुझे बस ये बाहर का ही खाना खिला रहे हो। बेटा, ऐसा खाना खाने के लिए न जाने कितने गरीब सैकड़ों बच्चों को दिन में कितनी मजदूरी करनी पड़ती है और इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी उन्हें ये सब खाने को नहीं मिलता, और तुझे तो ये सब बैठे बिठाए मिल रहा है। ये देख, मैंने तो तेरे लिए तेरी मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम भी बाहर से ऑर्डर करी है, चल अब जल्दी से इसे खा ले। इतना सब कुछ देख किंजल का भी ये सब खाने का मन कर रहा था, लेकिन बेचारी किंजल के नसीब में तो बस सूखी रोटी ही लिखी थी। हर रोज सूखी रोटी, बासी सब्जी, ये सब किंजल को खाने को मिलता था, लेकिन ये सब खाने के बावजूद भी किंजल सेहत में ठीक थी। वहीं अब हर रोज बाहर का तला मसालेदार और मैदे से बना खाना खाने की वजह से परी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। जहां पहले पूरे दिन परी उछल कूद करती, भागती दौड़ती, वहीं परी ठीक से चल भी नहीं पाती और साथ ही उसका वजन भी काफी बढ़ने लगता है। मोनिका, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारी परी का वजन काफी बढ़ गया है। अरे वजन तो बढ़ेगा ही, बढ़ती बच्ची है, आज थोड़ी मोटी है तो कल फिर से दुबली पतली हो जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसे अचानक तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं कल ही ले जाकर परी का एक बार मेडिकल चेकअप करवाता हूँ। विनीत अगले दिन अपनी बेटी परी को मेडिकल चेकअप के लिए क्लिनिक लेकर जाता है और कई सारे मेडिकल चेकअप होने के बाद जैसे ही परी की रिपोर्ट विनीत को मिलती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी 6 साल की बेटी को इतनी कम उम्र में थायराइड हो चुका था। माँ, मोनिका, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? ऐसे अचानक तो मेरी बेटी को थायराइड नहीं हो सकता। रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि परी का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और ये सब सिर्फ बाहर की चीजों की वजह से हो सकता है। और हमारी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो खुद बाहर जाकर ये खा सके, और परी को तो बाहर का खाना ज्यादा पसंद भी नहीं है। तो बताइए ये सब कैसे हुआ? मैं बताती हूँ आपको जेठ जी, ये सब इन्होंने सिर्फ मेरी बेटी को नीचा दिखाने के लिए किया, लेकिन मेरी बेटी को नीचा दिखाते दिखाते इन लोगों ने अपनी मासूम बच्ची का इतना बड़ा नुकसान कर दिया जो इन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे और मेरी बेटी के काले रंग से आप लोग इतनी नफरत करोगे कि एक दिन आपकी इस नफरत का अंजाम उसे जिंदगी भर का दुख दे देगा। अपनी बेटी और पोती की जिंदगी खराब करने के बाद आखिरकार पार्वती और मोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लोग जानते थे कि अब परी की परेशानी को वो ठीक नहीं कर सकते हैं, जिसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। और इसी पछतावे के साथ साथ अब मोनिका और पार्वती के दिल में जो रागिनी और उसकी बेटी के लिए नफरत थी वो भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, नफरत का नतीजा काले गोरे को लेकर एक माँ और दादी ने अपनी नन्ही सी पोती और बेटी की जान ऐसे जोखिम में डाल दी जिससे निकल पाना उस बच्ची के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को अपनी गलती का पश्चाताप होना जरूरी है, जैसे अंत में आकर गोरी घमंडी बहू और सास को हुआ। तो प्यारे दर्शकों, क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसी दादी और पोती को जानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।